नमस्कार। आज हमारा बायोलॉजी का नया टॉपिक रहने वाला है। उसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन। बहुत ही अमेजिंग, शानदार, जानदार ये टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में एक तो मिनिमम आता है और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, फालतू की वीडियो देखना और फालतू में समय बर्बाद करने से अच्छा है कोई पढ़ाई की वीडियो देख ले। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मेरा वादा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। हर तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना के बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन आपके सामने करके बताऊंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जीवों में जनन। जनन, रिप्रोडक्शन, ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझो और सब बातें पीछे करेंगे। तो रिप्रोडक्शन, हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी हर प्रकार के जीव, चाहे एबीज हो, इंसेक्ट हो और ओवेजर हो और या मैमल्स हो, मतलब मानव हो, पेड़ पौधे हो, हर प्रकार का जीव, जितने भी जीव आपने पढ़े हैं, हर प्रकार के जीव में ये प्रोसेस पाई जाती है, जनन। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, अपनी संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, अपनी संतति मतलब संतान, हर जीव अपनी संतान पैदा करता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन, जनन बोलते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ तक सभी जानते होंगे। फिर अगला सवाल हमारे मन में आता है कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीव हैं, ये हमने डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। हम 11वीं क्लास में अगर डाइवर्सिटी पढ़ी हो, लेकिन शायद तुम लोगों ने पढ़ाई करी नहीं होगी। जिन्होंने करी है बहुत अच्छी बात है। जो डाइवर्सिटी पढ़ते हैं उनमें हम 5 प्रकार के 5 जगत प्रणाली जो हमने पढ़ी थी, तो उसमें पता चला था हमें कि पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव होते हैं, हजारों लाखों प्रकार की प्रजातियां हैं। तो फिर अगला सवाल, क्या सभी में रिप्रोडक्शन सेम होता है? क्या सेम प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है? पादपों में, मानवों में, जानवरों में, पक्षियों में, या फिर जो सिंगल सेलुलर ऑर्गन होते हैं, वो जीव होते हैं, सिंगल सेलुलर जो जीव होते हैं, एक कोश के जीव जिन्हें बोला जाता है, क्या उनमें सब में एक प्रकार की प्रोसेस पाई जाती है? फिर हमारे मन में सवाल आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जीवों की जो जीवनचर्या अलग अलग होती है, तो फिर ये प्रोसेस भी अलग होगी। इतना तो क्लियर है। तो उसी आधार पर इस रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसका नाम है नंबर फर्स्ट लैंगिक जनन, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट होता है अलैंगिक जनन। आई बात समझ में? अब हम समझते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है और इनके एग्जाम्पल क्या है और इनके पार्ट क्या है। लैंगिक जनन, इसको ऐसे कैसे नोट करते चलना आपके लिए 100% यूजफुल होगा। ये लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में इसमें 2 संतति भाग लेती हैं। 2 जनक, थोड़ा मिस्टेक हो गई, 2 जनक। अब 2 जनक कौन कौन से हैं? एक होगा नर, एक होगी मादा, मेल और फीमेल, दोनों 2 जनक मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं। इतना सभी ने पढ़ लिया होगा पिछली क्लासों में, या फिर कभी भी अगर एक बार भी तैयारी करी है तो इतना सभी को पता होगा। हम इस टॉपिक को डीप लेकर जाएंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत डीप तक जाएंगे, हर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। लैंगिक जनन में क्या होता है? 2 जनक मिलकर, अब इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। एक होता है नर और एक मादा, दोनों टक्कर खाते हैं। वो कैसे खाते सभी को पता होता है। दोनों मिलते हैं तब जाकर कोई संतान उत्पन्न होती है। मतलब अकेला नर और अकेली मादा संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तो इस जनन को बोलेंगे लैंगिक जनन। आई बस समझ में? लिंग क्या होता है? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। तो लैंगिक जनन मतलब इसमें लिंग यूजफुल होते हैं। तो लिंग कौन कौन से हैं? जनक, नर और मादा। एक बीच का भी होता है, लेकिन वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। आई बस समझ में? तो 2 नर और मादा होते हैं। अब इसका जो अपोजिट है अलैंगिक जनन। एग्जाम्पल देखेंगे, उससे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है? केवल एक जनक ही संतान उत्पन्न कर सकता है। संतान उत्पन्न करता है। आई बस समझ। अलैंगिक यहाँ पर इसका अपोजिट हो गया, जस्ट इसका लैंगिक समझ में आ गया तो अलैंगिक इसका अपोजिट है। क्लियर है? एनी डाउट? लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं जो मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव खुद से ही संतति उत्पन्न कर लेता है। ये बड़ी अमेजिंग बात है। चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल।
तो हम देखेंगे लैंगिक जनन के जो एग्जाम्पल हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इंक्लूडिंग मानव। मानव में लैंगिक जनन होता है, बिल्कुल सभी को पता है, नो डाउट। और क्वेश्चन में लगते हैं स्तनधारी, लगभग सभी स्तनधारियों में लैंगिक जनन होता है। एबीज पक्षियां, सभी पक्षी, उभयचर, कुछ जलीय जीव भी होते हैं, मतलब ईटीसी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल हैं। इनके आगे हम देखने वाले हैं इनको। यहाँ से एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, बिल्कुल नहीं बनेगा कि मानव में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से अलैंगिक जनन से 101% बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब हम देखने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप। अगर अलैंगिक जनन के प्रकार हम देखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखते जाना है इसको। सबसे पहला होता है द्विविभाजन। द्विविभाजन, एक एक को समझ लेते हैं और इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से 101% क्वेश्चन मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा, कहीं पर भी देख लेना कि इस जीव में कौन सा जनन पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल मिलेगा। तो अब पहले इसकी एग्जाम्पल से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा एक बार में। द्विविभाजन, विभाजन का मतलब होता है डिवीजन, मतलब कोई चीज़ दो टुकड़ों में टूट रही है। आई बस समझ, इस पेन को दो टुकड़ों में तोड़ दूं मैं, हाँ ना, आई बस समझ, किसी रोटी है, रोटी को दो टुकड़ों में तोड़ दूं तो क्या होगा, विभाजन। द्वि का मतलब एक चीज से दो चीज बन रही है, आई बस समझ में। एक जीव है, इसमें विभाजन हुआ और दो जीव बन गए, विभाजन से बना, लेकिन द्विविभाजन है मतलब एक से दो बन रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे द्विविभाजन। द्विविभाजन क्या होगा, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो, एक जनक प्राणी दो समान संतति में विभाजित हो जाता है। हो जाता है, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिख लेना। फिर अब इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज एग्जांपल, जो सभी सिंगल सेलुलर जो जीव है, एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, नंबर है यूग्लिना। द्विविभाजन मतलब एक जो संतति थी, एक सिंगल, एक जनक, इसके दो टुकड़े हो गए, दो, खुद ने दो टुकड़े कर लिए। इसने सोचा कि मैं अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है, तो मैं अपने समान दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता हूँ। ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे दोनों टुकड़े उस नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस एक कोश के जीव जो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है, इनमें पाई जाती है। अमीबा क्या करता है, अपने समान दो भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों आगे जाकर एक नई अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। आई बात समझ, फिर 2 4 का निर्माण करेंगे, ऐसे 4 8 का निर्माण करेंगे। क्लियर है, ऐसे पैरामीशियम यूग्लिना में होता है। पहला टाइप लिख लिया, अगला टाइप लिखते हैं। चलो उसको थोड़ा इसको उठा देता हूँ मैं, जिससे जगह की प्रॉब्लम ना हो। इसको नोट करते चलना, ऐसे कैसे दोबारा कहने की जरूरत नहीं हो। नंबर 2 पर आएगा, इसका जो पार्ट है टाइप नंबर 2 पर आएगा बहुविखंडन। बहुविखंडन, बहुविखंडन क्या होता है, हमारे घर की जो बहू होती है तो 2 पार्ट में विभाजित हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब होता है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, विखंडन का मतलब विभाजन। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको ऐसा कैसे भी लिख सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से। बहुविखंडन, अब ये बहु घर वाली बहू नहीं है, ये बहू है बहुत सारे,
बहुत सारे विखंडन। तो ऐसा इसमें जनक इसकी डेफिनेशन लिखो। इसमें जनक प्राणी अपने समान कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है मतलब द्वि विभाजन में क्या हुआ था? एक सेकंड एक जो जीव है पैतृक जीव दो टुकड़ों में विभाजित हो गया और दोनों ने नया जीव बना लिया। इसमें क्या है? इसमें है बहुविखंडन, मतलब एक जीव है, अब एक जीव है, ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और वे सारे टुकड़े नए जीव का निर्माण कर लेंगे। आई बस समझ, दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम दिखाओ कभी गोल गोल होता है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन पाया जाता है। आई बस समझ, दो प्रकार हो चुके हैं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार क्या होता है इसका। दो टाइप अपन ने देख लिए, अब हम देखने वाले हैं इसका तीसरा टाइप क्या होता है। बहुविखंडन, पहला द्विविभाजन, दूसरा बहुविखंडन। अब तीसरा नंबर है मुकुलन, बडिंग जिसे बोलते हैं, मुकुलन। इसमें क्या होता है, जो जीव होता है उसमें एक छोटा सा कलिका निकलती है, कलिका प्रवर्ध। हाइड्रा में देखा होगा, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो उस प्रवर्ध थोड़ा बड़ा होता जाता है, फिर उससे एक नया जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन होते हैं, डेफिनेशन देखें तो जनक प्राणी में एक कलिका का निर्माण होता है। वह यह है बाद में संपूर्ण जीव बन जाती है। ये कलिका जो है संपूर्ण जीव बन जाती है, अलग हो जाती है उस हाइड्रा से। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रा है, अब इस मार्कर का हर बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसलिए कोई बुरा मत मानना। ये हाइड्रा है, हाइड्रा के जस्ट साइड में एक कलिका से निकलती है छोटी सी, वो बड़ी होती जाती, फिर इतनी बड़ी हो जाएगी इस मार्कर के बराबर, मतलब खुद के बराबर, उस संतति के बराबर। तो वो क्या है, उससे हट जाती है, अलग हो जाती है, अलग होकर वो नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मुकुलन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा, बिल्कुल ईजी है, हाइड्रा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जल्दी से लिखो इसको, फिर अगला पार्ट देखते हैं हम। चौथा पार्ट, मुकुलन किसमें होता है, हाइड्रा। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, तो प्लाज्मोडियम में पाया जाएगा बहुविखंडन, मतलब प्लाज्मोडियम छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और वो सभी टुकड़े नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। फिर अमीबा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, तो द्विविखंडन। पैरामीशियम में कौन सा पाया जाता है, द्विविखंडन। युगल नाम में कौन सा पाया जाता है, द्विविखंडन। आई बस समझ में, जल्दी से लिखो इसे। लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर, अगले टाइप पर। चौथा नंबर जो है वो है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन। अब ये क्या होगा, ये कौन सी बीमारी है, नई बीमारी। अब तक हमने देख लिया, सिंपल था, लेकिन पुनरुद्भवन में क्या बीमारी है, ये कौन सी बीमारी है। अब आई बात समझ में, इसकी डेफिनेशन लिखो। इसमें जीव खंडित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, होकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। वो सभी टुकड़े नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। अलग कलर से लिखते हैं इसको, प्लेनेरिया।
और तारा मछली, स्टार फिश, तारा मछली। अब इसको समझो क्या होता है पुनरुद्भवन। इसमें जीव छंद, एक जीव है उसको कोई चोट पहुंच गई किसी कारण, बस प्राकृतिक चोट हो या फिर क्षतिग्रस्त हो गया, छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया। अब वो सभी छोटे छोटे टुकड़े क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण कर लेंगे। तो यही क्या होगा, पुनरुद्भवन। पुनः का मतलब दोबारा, उद्भवन का मतलब निर्माण, पुनः निर्माण हो जाता है। ये एक जीव है, क्षतिग्रस्त हो गया, जितने भी इसके टुकड़े हुए 10 20 30 40 सब नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इसे क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, तारा मछली। सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आएगा, सीधा। प्लेनेरिया में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, तो पुनरुद्भवन। क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, पुनरुद्भवन निम्न में से किस जीव में पाया जाता है, प्लेनेरिया, तारा मछली। आई बस समझ, ये क्लियर है। अलिंग जनन यहाँ पर समाप्त होता है। अलिंग जनन के सारे प्रकार देख लिए। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन में क्या क्या होता है। क्लियर है, इसको जल्दी से लिखो। अब हम देखेंगे मानव जनन के बारे में संपूर्ण जानकारी। नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, और इसके बाद जो पादपों में जन्म होता है उसको एक अलग वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मानव जनन के बारे में देखने वाले हैं। क्वेश्चंस कहाँ पर बनेंगे, सबसे मेन चीज इसको नोट कर लेना। अब हम चलते हैं, यौवनारंभ क्या होता है, प्यूबर्टी जिसे बोलते हैं, किशोरावस्था। ये लगभग 13 से 18 वर्ष की उम्र में ये एक मानसिक पैमाना है, वो मानक पैमाना है। ये 12 भी हो सकती है और फीमेल में 11 भी हो सकती है। 11 वर्ष की उम्र में किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है और 18 वर्ष तक चलती है। फिर अब इनमें परिवर्तन क्या होते हैं, नर में और मादा में, दोनों में अलग अलग होते हैं। नर में क्या होता है, आवाज का भारी होना। जैसे ही किशोरावस्था शुरू होगी, 13-14 साल के जैसे ही आप हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपकी आवाज़ एकदम भारी, आपकी ऐसे यौवनारंभ क्या होता है, मतलब आवाज़ भारी हो जाती है, अपना गला भारी भारी सा लगता है। आई बस में ये कोई जुकाम खांसी से नहीं होता, ये होता है किशोरावस्था की शुरुआत से। आई बस में इनमें क्या होता है, इनमें आवाज़ का पतली हो जाती है। जो भी फीमेल्स होती है, जैसे 11-12-13 साल के होते लगती है, उन्हें लगती है, उनकी आवाज़ बिल्कुल पतली हो जाती है, बिल्कुल ऐसी मरी सी आवाज़ पतली हो जाती है। आई बस समझ में। दाढ़ी मूछ का आना, 13-14 साल की उम्र में दाढ़ी मूछ शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे उम्र बढ़ती है 15-16-17, तो ये सारे हमारे दाढ़ी मूछ आ जाते हैं। जबकि महिलाओं में ऐसा नहीं होता है, उनमें दाढ़ी मूछ नहीं आते हैं। इनमें क्या होता है, रजोधर्म का प्रारंभ होता है। रजोधर्म का प्रारंभ होता है जो प्रत्येक माह 28 दिन में आता है। इसको आगे हम देखने वाले हैं पूरा। शरीर की वृद्धि दोनों में होती है, शरीर की वृद्धि, लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, ये सब होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट लिख लेना इसको, IMP, कि ये सब परिवर्तन होते क्यों हैं। तो एक हार्मोन की वजह से होते हैं, दोनों में हार्मोन का स्रावन होता है। जो नर में जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं हमारे किशोरावस्था में, और ये 12-13 साल की उम्र में ये स्थापित होना शुरू होता है, जबकि बचपन में इसकी मात्रा बहुत ही नगण्य के बराबर होती है। तो जैसे ही ये होगा, ये सारे परिवर्तन हमारे अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। अब जिसमें ज़्यादा होता है ये टेस्टोस्टेरोन, उसमें ये सारे परिवर्तन बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। जैसे कि दाढ़ी मूंछ जल्दी आना, 13-14 साल की उम्र में भरी भरी दाढ़ी आ जाना, और शरीर की वृद्धि, लंबाई जल्दी बढ़ जाना, आवाज़ का भारी होना, आवाज़ बहुत भारी हो जाती है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन स्रावन होता है नर के अंदर, फीमेल के वो मेल के अंदर। आई बस समझो। अब हम देखेंगे इसके अंदर फीमेल के अंदर क्या होता है, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिर नहीं। एस्ट्रोजन होता है एक, तो एक होता है प्रोजेस्टेरोन। दोनों हार्मोन की वजह से ये आवाज़ का पतली होना, रजोधर्म का प्रारंभ होना, सारे परिवर्तन इन दो हार्मोनों की वजह से होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जल्दी से नोट कर लो इनको, सीधा सा क्वेश्चन आएगा। मादा में किशोरावस्था में द्वितीय कौन, जो ये लैंगिक लक्षण होते हैं, इनका विकास किस हार्मोन की वजह से होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कारण। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इसको आगे हम पढ़ेंगे। ये होता है नर में टेस्टोस्टेरोन, इनकी वजह से ये सारे परिवर्तन होते हैं। अब हम देखते हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, पूरी प्रोसेस। आई बस मुझे जल्दी से लिखो, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब इतना देखने के बाद अब हम देखने वाले हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और क्वेश्चंस कहाँ पर बनते हैं। सीधा अटैक करने वाले हैं हम क्वेश्चंस पर,
इधर उधर नहीं जाने वाले, सीधा को अटैक करो क्वेश्चन पर, कहाँ पर भरेंगे। तो नर जनन तंत्र में जितने पार्ट होते हैं, वृषण होता है, शुक्राशय होता है, शुक्रवाहिनी होती है, या फिर सेशन होता है हमारा, तो इन सभी से क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे गजब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि नर के प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है। नर का प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंग ऑर्गन, सिस्टम नहीं ऑर्गन, तो ये होता है वृषण, टेस्टिस। तो इसको जल्दी से नोट करो, प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है, वृषण। जबकि द्वितीयक जनन अंग में ये सारे आते हैं, शुक्राशय आता है, शुक्रवाहिनी सेशन आता है। सबके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको लिखो कि नर में प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, वृषण, टेस्टिस होता है। फिर इनके बारे में और सारी जानकारी अगर हम देखें, वृषण के बारे में जानकारी, फिर हम एक टॉपिक डाल लेते हैं वृषण। ये हमारी शरीर से बाहर होते हैं, ये सभी को पता है। अब बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान कम की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर के बाहर तापमान कम होता है, तो इसलिए शरीर से बाहर होते हैं। अगला पॉइंट अगर हम लिखें इसका, तो इनके कार्य लिखें, कार्य, तो ये क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु निर्माण का। अब दूसरी बात, वृषण जो होते हैं, टेस्ट होते हैं, हमारे शरीर के बाहर स्थित होते हैं, और वृषण कोश के अंदर होते हैं ये दोनों वृषण, और इस शरीर के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि तापमान कम होता है। ये काम क्या करते हैं, शुक्राणु को निर्माण करते हैं। शुक्राणु को निर्माण क्या होता है वृषण में, लेकिन शुक्राणु शुक्रवाहिनी द्वारा शुक्राशय में स्टोर होता है। तो शुक्राशय एक थैलों में संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, ये शुक्राणु सब जाकर स्टोर हो जाते हैं, और ये शुक्रवाहिनी क्या करती है, हमारे वृषण से शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। आए बात समझ में। और जब ये सेशन होता है, इससे शुक्राणु का स्खलन होता है। इतना क्लियर है। ये सब पार्ट, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आने वाला है, क्वेश्चन सिर्फ वृषण से आता है कि वृषण का कार्य क्या होता है। अगला पॉइंट, अब इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली एक ग्रंथि, पोषण प्रदान कौन करता है, तो हमारे वृषण में पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। बहुत ही गजब का सवाल है ये कि शुक्रजनन प्रोसेस में शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कौन करता है, तो सर्टोली सेल्स पाई जाती है हमारे वृषण के अंदर। तो इसको जल्दी से लिखो, इन सबको नोट करो, फिर इसके आगे हम देखते हैं। वृषण के कार्य हमने देख ली, शुक्राणु को निर्माण करता है, और इसके अंदर जो शुक्राणुओं के लिए पोषण प्रदान की क्रिया कौन करता है, सर्टोली कोशिकाएं। जल्दी से नोट करो उसको। ये लिख लिया। फिर अगला, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण। तो टेस्टोस्टेरोन के स्त्रावण में कौन करता है, हमारा वृषण करता है। वृषण के अंदर क्या क्या काम होता है, शुक्राणु को निर्माण होता है, और वृषण के अंदर सर्टोली कोशिकाएं होती हैं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं, और वृषण क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्त्रावण करता है। तो ये था हमारा नरजनन तंत्र। इतना हो गया, जल्दी से नोट करो उसको। नोट कर लिया होगा। ये था आज का वीडियो में इतना सब। अब इसके आगे हम देखेंगे मॉडर्न तंत्र, इसको अगली वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत डीपली जाने वाले हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में।